फिल्म की शुरुआत में हम एक ऐसे सीन का सामना करते हैं जहां एक क्रिमिनल ग्रुप इस मोटे क्लाइंट के साथ डील के लिए सफेद सामान कलेक्ट करने के लिए जा रहा है। काफी दूर की यात्रा करने के बाद मोटा क्लाइंट कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन ड्रग डीलर्स को ये नहीं पता कि ये क्लाइंट वास्तव में एक पुलिस इन्फॉर्मर है। मोटे आदमी ने पुलिस को अपना लोकेशन भेजा था और उन्होंने हमारे मुख्य पात्र लाई को संदिग्धों को टारगेट करने और उन पर एक्शन लेने का निर्देश दिया था। उसने मित्र देशों के मुखबिर की स्थिति की पहचान की थी और एक्शन के लिए तैयार था। लेकिन उसके ठीक बाद क्रिमिनल मास्टरमाइंड को एक कॉल आती है। उसे पता चलता है कि ये कोई असली क्लाइंट नहीं है, इसलिए वो मुखबिर को पंच करता है और मौके पर ही उससे निपटने के लिए अपनी गन निकालता है। पुलिस टीम तुरंत एक्शन लेती है, ये समझे बिना कि उनके मुखबिर का एक्सपोजर कैसे हुआ। लाई मुखबिर को बचाने के लिए जल्दी से मास्टरमाइंड को शूट करता है। वो गुर्गों से निपटने के लिए कई और गोलियां चलाता है और एक ट्री के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट कर देता है और केवल मास्टरमाइंड ही बचता है। वो पुलिस इन्फॉर्मर को हॉस्टेज बना लेता है और उन्हें धमकाता है। फिर वे भाग जाते हैं और पुलिस सिग्नल अचानक गायब हो जाता है। लाई बाद में उस अंतिम लोकेशन पर पहुंचता है जहां मुखबिर का सिग्नल मिला था और उसके टीम लीडर कैप्टन वांग पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि मुखबिर ने एक फैन छोड़ा था जो उस दिशा की ओर इशारा कर रहा था जहां क्रिमिनल्स भाग सकते थे। कैप्टन वांग वन रेंजर से पूछता है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्रिमिनल्स पानी के पॉन्ड के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है क्योंकि लगभग हर साल वहां से बॉडीज बरामद की जाती है। स्थानीय लोग और जानवर इस एरिया से बचते हैं। स्थानीय लोग इसे कैनिबल पॉन्ड कहते हैं, हालांकि वे वास्तव में इन सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करते हैं, जबकि वे वन रेंजर की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। वे उसकी समझ के लिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें अपने वर्क के लिए पॉन्ड के पास जाने की जरूरत है। वे उसे पीछे आने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। बूढ़ा आदमी कुछ देर मार्च करने के बाद चला जाता है। लाई अचानक अपने मन में एक अजीब इमेज देखता है। जब उसके साथी पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, उसे लगता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। बाद में उन्हें एक वाटरफॉल के पीछे एक रास्ता मिलता है और कैप्टन वांग उनसे पूछता है आगे बढ़ने के लिए केवल सबसे हल्के टूल्स ले जाएं। अंदर काफी गहराई तक जाने पर उन्हें रास्ते में एक सूखी कॉर्प्स मिलती है। एग्जामिन करने पर कॉर्प्स के हाथ पैर में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल पाता है। अचानक लाई अपना ग्लासेस उतारता है और सरप्राइज हो जाता है जब केव में अचानक लाइट हो जाती है और कई चेहरे जैसे आकार दिखाई देते हैं। उसकी आंखें चमक उठती है और जमीन क्रैक करने लगती है। लाई के ठीक सामने एक मॉन्स्टर प्रकट होता है। वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि आसपास के सभी लोग अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो स्टैचू की आंख में अपना हाथ डालता है, वो अप्रत्याशित रूप से पुकारता है, जिससे पूरी केव हिल जाती है। लेकिन फिर एक डोर खुलता है जो क्रिमिनल्स का वेयरहाउस है। लेकिन जब वे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वे सभी बॉक्सेस को पूरी तरह से खाली पाकर सरप्राइज हो जाते हैं। अचानक मुखबिर बाहर भागता है और उन्हें रन करने के लिए कहता है क्योंकि अंदर एक मॉन्स्टर है। मास्टरमाइंड भी रन करता है, अपना वेपन फेंक देता है और उनसे उसे अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है जब तक कि वे उसे वहां से बाहर नहीं निकाल लेते। इससे पहले कि वे समझ पाए कि क्या हो रहा है, डोर अचानक बंद हो जाता है। मोटा आदमी मास्टरमाइंड को इस कर्स्ड प्लेस को चुनने के लिए ब्लेम करता है सामान छिपाने के लिए। कैप्टन वांग उससे पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है, लेकिन उसका मानना है कि वे सभी यहाँ डाल जाएंगे क्योंकि अंदर एक भयंकर मॉन्स्टर है। कैप्टन वांग स्थिति की जांच करने के लिए अंदर जाने का डिसीजन करता है, लेकिन मोटा आदमी कहता है कि वो फिर से वहाँ वापस नहीं जाएगा, हालांकि वह किसी और से बेहतर अंदर की स्थिति को जानता है। कैप्टन वांग को उसके साथ आने की जरूरत है, इसके अलावा ये उनका ड्यूटी है। मोटे आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। लाई उसे एक गन देती है। आत्मरक्षा के लिए वे अंदर जाते हैं और दूसरे एग्जिट गेट पर पहुंचते हैं। मास्टरमाइंड उनके लिए डोर खोलता है और डिमांड करता है कि वे उसे जिंदा बाहर निकालने की पूरी कोशिश करें। कैप्टन वांग उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहता है। अंदर जाते समय लाई मोटे आदमी से पूछता है कि जब जंगल में उसके सिर पर गन तान दी गई थी तो वो क्यों नहीं डर रहा था, लेकिन अब वो डर गया है। इस पर वो जवाब देता है कि आप मॉन्स्टर से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों से कर सकते हैं। ग्रुप में 2 सोल्जर्स तब मॉन्स्टर द्वारा पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। टीम मॉन्स्टर पर अपनी सारी फायर पावर छोड़ती है, लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है तो लेजी और एक साथी सिचुएशन की चेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। वे सोल्जर्स के डेड बॉडीज पाते हैं, लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं होता है। ये अचानक प्रकट होता है और तेजी से केव में आगे बढ़ता है। स्टोन पिलर लाई पर हमला होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर और उसकी गन दोनों को दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है। उसका साथी भागने के बजाय निराशाजनक रूप से गोली चलाता रहता है जब तक कि मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं लेता और खा नहीं जाता। लाई जल्दी से अपनी गन वापस लेता है और मॉन्स्टर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है। फिर वो उसे हेड पर निशाना बनाकर लगातार एक जगह फायरिंग करता है जब तक कि वो आखिरकार एक छेद नहीं बना देता।
इससे मॉन्स्टर छोटे काले बीड्स में डिसॉल्व हो जाता है। जब हर कोई सोचता है कि ये ओवर हो गया है, ये बीड्स अप्रत्याशित रूप से एक डायरेक्शन में लुढ़कते हैं और अचानक दर्जनों से सैकड़ों मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और टीम की ओर बढ़ते हैं। वे केव एंट्रेंस को ब्लॉक करते हैं, जिससे टीम मॉन्स्टर्स की भीड़ से दूरी बनाए रखते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है। वे एक लकड़ी के ब्रिज पर भागते हैं और लाई आखिरी होने के नाते चतुराई से पुल के एक तरफ गोली चलाता है ताकि इसे गिरा दिया जा सके और मॉन्स्टर्स को काटा जा सके। हालांकि जीव उनका पीछा करने के लिए वॉल्स पर चढ़ते हैं, एक ब्रिज के नीचे रेंगता है और मोटे आदमी के पैर को पकड़ता है, लेकिन लाई उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। जब मॉन्स्टर्स लाई को पकड़ने वाले होते हैं, कैप्टन वांग नीचे से कवरिंग फायर प्रदान करता है। लाई पूरे ब्रिज को नीचे गिराने का फैसला करता है और मोटे आदमी को ब्रिज की रोप को पकड़ने के लिए फेंक देता है ताकि वे नीचे फिसल सके। रॉक से टकराने से ठीक पहले लाई पकड़ता है और मोटे आदमी को सुरक्षित रूप से नीचे उतरने में मदद करता है, लेकिन अब ग्रुप मॉन्स्टर्स द्वारा घेर लिया जाता है। अचानक दूरी में एक टॉवर रोशनी करता है और एक डोर से फॉरेस्ट गार्ड दिखाई देता है। वो कहता है कि उसने उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन वे नहीं माने। मास्टरमाइंड उसे पहचानता है कि उसने यहाँ सामान छिपाने का सुझाव दिया था और जिसने खुलासा किया था कि मोटा आदमी एक इन्फॉर्मर था। उसने मूल रूप से मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ड्रग डीलर्स को यहाँ लाने की प्लानिंग की थी, ये मानते हुए कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। फिर भी कैप्टन वांग की टीम ने फिर भी हठपूर्वक प्रवेश किया। जब कैप्टन वांग ने पूछा कि वो कौन है, तो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे अब याद नहीं है। फिर वो स्मोक उड़ाता है, जिससे उनके चारों ओर कई धुएं के पिलर्स उठते हैं। वो एक मैजिशियन के रूप में अपने असली रूप में बदल जाता है और कहता है कि जिसने भी उसका असली रूप देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। वो मॉन्स्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लाई एक मॉन्स्टर को एक स्विंग में काटता है और हरा देता है। लाई की आंखें फिर से ग्लो उठती हैं और वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्ट्रेंज नाइफ पकड़ता है। वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने और ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर्स उससे डरने लगते हैं और पीछे हट जाते हैं। मैजिशियन हैरान हो जाता है कि लाई वुआन से जुड़ा हुआ है। जब लाई कहता है कि वो नहीं जानता कि वुआन कौन है, मैजिशियन समझाता है कि वो व्यक्ति लाई के हाथ में पकड़े नाइफ का मालिक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी अलाइव नहीं बचेगा। मैजिशियन उन्हें ड्राउन करने के लिए 2 वाटर पिलर्स को समन करता है, लेकिन अचानक उसका जादू एक ब्लॉक द्वारा तुरंत टूट जाता है। फिर एक आदमी गुफा की छत से नीचे फ्लाई करता है। मैजिशियन ये देखकर चौंक जाता है। मायान, जो बूढ़े आदमी की हिम्मत को नोट करता है कि वो उतरने के बाद अपना असली नाम बोलने की हिम्मत रखता है, वुआन उसे देता है। 2 ऑप्शंस हैं, सुइसाइड या डेथ पेनल्टी। जादूगर क्लेम करता है कि वो साधना कर रहा है और स्टोन पिलर्स को बुलाता है। मास्टरमाइंड हाइट से गिरकर मर जाता है, जबकि फैटमैन और कैप्टन वैंग को ऊपर उठाया जा रहा है। डब्ल्यू मैन अपना हैंड मूव करता है, जिससे स्टोन्स डिसअपियर हो जाते हैं। वो मैजिशियन के अटैक को डॉज करता है, एक स्टेप में स्टाफ गिराता है और उसके सिर पर गन एम करता है। जादूगर मर्सी मांगता है और डब्ल्यू मैन का एलिक्सर चुराने की गलती एक्सेप्ट करता है, लेकिन डब्ल्यू मैन को ग्रीवेंस है, इसलिए मैजिशियन एक और कंडीशन रखता है। उसने डब्ल्यू मैन का एलिक्सर आधा किसी और के साथ शेयर किया था और अगर वो मर जाता है तो डब्ल्यू मैन को पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। डब्ल्यू मैन उसे उसके पार्टनर को रिवील करने का चांस देता है। मैजिशियन बताता है कि वो उसका नेफ्यू था। डब्ल्यू मैन फिर लेई को इंस्ट्रक्ट करता है कि गन ले और मैजिशियन को किल करे। मैजिशियन डब्ल्यू मैन पर प्रॉमिस तोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन डब्ल्यू मैन क्लैरिफाई करता है कि उसने सिर्फ कहा था कि वो उसे नहीं मारेगा, पर किसी और को ऐसा करने से नहीं रोकेगा। वो तुरंत नाइफ पकड़ने दौड़ता है और कैप्टन वैंग के लेग पर वार करता है। फिर उसी का यूज डब्ल्यू मैन को थ्रेटन करने के लिए करता है। डब्ल्यू मैन पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि ये किसका नाइफ है? फिर उसे नीचे फेंक दिया और लेई को गन सौंप दी। लेई हेजिटेट करता है, लेकिन जब मैन ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसे फायर करना पड़ा। डब्ल्यू ने नाइफ का यूज टावर डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, जिसे मैजिशियन ने बनाया था। टावर के गिरने के बाद सरप्राइजिंग ट्विस्ट में डब्ल्यू मैन के हाथ में एक गोल्डन स्कल होती है। मैजिशियन की डार्क एनर्जी अचानक लेई के बॉडी में चली जाती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे ब्लरी विजन में एक प्लेन उन्हें पिक करने आता दिखता है और उसने ड्रीम में देखा कि एक फैट मैन उसे केव से बाहर ले जा रहा है। लेई को कुछ डेजा वो हुआ। जब वह जागा तो उसने खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाया। पास में एक नाइफ पड़ा था। घूमते वक्त उसने नाइफ उठाया और नियर बाय व्यक्ति की तरफ बढ़ा, लेकिन वो सिर्फ फैट मैन था जो लेई को काम करने की कोशिश कर रहा था। फैट मैन ने बताया कि वो 3 डेज से अनकॉन्शियस था। जब ले ने डोर ओपन करने की कोशिश की तो फैट मैन ने कहा कि वो भी 3 डेज से डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। अचानक किसी ने डोर खोल दिया। दोनों हाइड हो गए और ले ने एंटरिंग पर्सन पर अटैक कर दिया, लेकिन वो गर्ल उसका नाइफ ले पाई।
जब ले ने अपनी विजन ब्लॉक करने के लिए कर्टन पकड़ना चाहा, तो गर्ल ने उसे हफ कट कर दिया। कमेंट किया कि ले जैसे स्पेशल फोर्सेस सोल्जर को नाइफ भी ठीक से होल्ड करना नहीं आता। एक मैन आया और गर्ल को, जिसका नेम बाई था, कहा कि इतना एक्साइटेड ना हो और स्वॉर्ड वापस दे दे। ये मैन डब्ल्यू मिंग था। मिंग ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें हेल्थ चेक के लिए रखा गया है। फैट मैन लीव करना चाहता था, लेकिन बाई ने कहा कि एमडीओ ब्यूरो ऐसी प्लेस नहीं थी जहां वो फ्रीली आ जा सके। मिंग ने उन्हें फॉलो करने को कहा क्योंकि ब्यूरो चीफ रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे। मिंग ने बताया कि मिंडियो ब्यूरो ऐसे केसेस हैंडल करता है जो नॉर्मल लोग सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे रीसेंट लेक इंसिडेंट। मिंग उन्हें हिल पर एक विला लेकर गया। एंटर करते ही उन्हें ब्यूरो चीफ के रूम में ले जाया गया। फैट मैन इम्प्रेस था कि ब्यूरो चीफ का अपना शेफ है, लेकिन मिंग ने करेक्ट किया कि चीफ का नाम गैंग है। चीफ ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया और बताया कि वे एमडीओ ब्यूरो के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स बनेंगे। मिंग चाहता था कि चीफ उन्हें डिपार्टमेंट 1 में अपॉइंट करे, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 हमेशा बेस्ट स्टाफ लेता है। चीफ ने पूछा कि वो इतना हरी क्यों कर रहा था, जबकि उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। फैट मैन रिफ्यूज्ड और कहा इस काम के लिए उसके पास कोई टैलेंट नहीं थी, और लाई को लगा कि वो मिलिट्री सर्विस के लिए बेहतर है। चीफ ने उन्हें फोर्स नहीं करना चाहा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत है, लेकिन वे अपनी मूल इकाइयों में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही मिलिट्री ट्रांसफर पेपरों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मोटे आदमी ने ब्लाई को बताया कि चीफ ने उनके रिट्रीट को शुरू से ही ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी गार्ड बनने के अलावा उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे इस जॉब को ले सकते थे। जब मोटे आदमी ने नौकरी की डिफिकल्टी के बारे में पूछा, तो चीफ ने मेंशन किया कि बेनिफिट्स उनकी पिछली जॉब्स की तुलना में 10 गुना बेहतर थे। ये सुनकर दोनों ने स्वीकार कर लिया। फिर मिंग ने उन्हें अपने डिपार्टमेंट में ले जाया। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये एक लाइफ टाइम जॉब होगी, जिसकी कोई एक्सपायरी तिथि नहीं होगी। फिर वो उन्हें विला के नीचे एक विशाल बेस और उनके वर्क प्लेस पर ले गया। प्रवेश करने पर वे जून से मिले, जो एक टॉयलेट की मरम्मत कर रहे थे और कमरे में चीजों को ब्रेक करने के लिए जाने जाते थे। जब मिंग ने दूसरों के बारे में पूछा, तो उन्हें पता चला कि वे सभी विभाग 2 द्वारा उधार लिए गए थे। मिंग इस बात से नाराज थे कि दूसरे विभाग के हेड ने उनके लोगों को ले लिया था। बिना परमिशन के कुछ ही देर बाद बाओ मिंग को बताने आई कि क्लोजिंग के समय से पहले नए कर्मचारियों को उनके इक्विपमेंट लाने हैं। उसने उन्हें अपने विभाग प्रमुख श्री यू से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें एक ब्रेसलेट दिया। ये ब्रेसलेट्स ब्यूरो कम्युनिकेशन उपकरणों और लोकेटर तक पहुंच पैक पास के रूप में काम करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पहनने वाले की जीवन स्थिति को समझ सकते थे, जिससे ब्यूरो को पता चल जाता था कि वे मुसीबत में हैं या नहीं। बाओ फिर उन दोनों के लिए इक्विपमेंट लेकर आई, जिसमें एक गन और एक स्टिक शामिल था। आधिकारिक स्टाफ बनने के लिए इवैल्यूएशन लेने से पहले उनके पास 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड होगी। वो उन दोनों के लिए सुपरवाइजर होगी। इस बीच ब्यूरो चीफ ने वो मायन से फिर से मुलाकात की। उसने उसके लिए कानून की नजर रखी थी। जब वान ने पूछा कि उसने मोटे आदमी को भी क्यों रखा, तो प्रमुख ने कहा कि टैलेंट के लिए उसकी अपनी नजर है। उसने उल्लेख किया कि लाई ने पुराने जादूगर की पावर को अवशोषित कर लिया था, इसलिए भविष्य में समस्याएं हो सकती है। लेकिन वू मायन को विश्वास था कि वो आने वाली किसी भी समस्या को संभाल सकता है। वू मायन ने ब्यूरो चीफ के लिए 2 डेटीज की छवियां वापस लाई। ये डेटीज काफी समान थे और उनके थे। 2 राज्यों के लिए जो इस समय रेगिस्तान में गायब हो गए थे। बाओ ने मोटे आदमी और लाई को लाइब्रेरी में ले गया और उनसे कहा कि वे जितनी संभव हो उतनी बुक्स पढ़े, क्योंकि वहाँ एक एग्जाम होने वाली थी। मोटा आदमी चाहता था कि लाई उसके लिए पढ़े और एग्जाम के दौरान उसे कॉपी करने दे, लेकिन लाई ने आर्मी में शामिल होने से पहले स्कूल भी पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे शायद कुछ भी समझ में न आए। बाओ ने दोनों को सलाह दी कि वे खूब पढ़े, क्योंकि इससे उन्हें अपने काम में तेजी से ढलने में मदद मिलेगी। यहाँ कुल 6 इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स थे। उनका विभाग एक सामान्य इंस्पेक्शन के लिए था और एक ट्रेल के अपीयरेंस तक सबसे बड़ा हुआ करता था, और विभाग 1 के अधिकार को कम कर दिया। अब विभाग 2 ब्यूरो का मूल था। केवल विभाग प्रमुखों को ट्रेडर इंसिडेंट के बारे में जानने की अनुमति थी। विभाग 3 साल भर विदेशों में काम करता था, इसलिए वे शायद ही कभी ब्यूरो में होते थे। विभाग 4 सर्वे वर्क में विशेषज्ञ था। उसका विभाग 5 जानकारी इकट्ठा करने और इक्विपमेंट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। विभाग 6 उन कार्यों को संभालता था जो विभाग 5 नहीं कर सकता था, लेकिन उसने विशेष रूप से उन्हें विभाग 6 के प्रमुख को नाराज न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें अंदर ले जाया गया, जहां उन्होंने लोगों के एक समूह को गुजरते देखा। ये समूह विभाग 2 से था, और बीच में जो व्यक्ति था वो विभाग 2 का प्रमुख था, जिसका नाम के बिलो डायरेक्टर के था। और जब मिंग ने आश्चर्य जताया कि दूसरा पक्ष यहाँ क्यों था, वो ने समझाया कि इस मामले के लिए ब्यूरो चीफ चाहते थे कि विभाग 1 और 2 साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट प्रमुख एक दूसरे के साथ वर्क करना पसंद नहीं करते हैं। डायरेक्टर के ने सोचा कि उनके लिए डब्ल्यू से लोगों को मनमाने ढंग से बोरो करना सामान्य बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 ने पिछले साल में
पिछले बिट्रेल की घटना के साथ कई केसेस को हल नहीं किया था। डिपार्टमेंट 1 ने और भी अधिक इन्फ्लुएंस खो दिया था। डायरेक्टर क्यायू ने भी मिंग को जल्द ही रिजाइन करने की सलाह दी थी। डिपार्टमेंट 2 अब अपने उच्च केस सॉल्विंग रेट के कारण ब्यूरो के शीर्ष पर बढ़ रहा था और लोग कह रहे थे कि अगर ब्यूरो चीफ रिटायर हो जाए तो डायरेक्टर क्यायू को संभालेंगे। मोटा आदमी इस मैटर को छोड़ना चाहता था, लेकिन जब मिंग ने उसे जाने दिया तो अफवाहों से बचने के लिए कि वो एक बॉस के रूप में अपने स्टाफ को नियंत्रित नहीं कर सकता है, ब्यूरो चीफ ने बताया कि उनका मिशन इस बार डेजर्ट के नीचे एक प्राचीन रूइंस की इन्वेस्टिगेशन करना था। पिछली इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये रूइंस एक पौराणिक प्राचीन नेशन से संबंधित था। 5 ERS आर्कियोलॉजी टीम ने रूइंस में प्रवेश किया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। एक रेस्क्यू टीम भी अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। इसलिए उनके मिंडो ब्यूरो को इसे संभालने के लिए डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि उनका प्राथमिक मिशन रूइंस के नीचे फंसे लोगों को बचाना था। उन्हें नीचे के लोगों की सप्लाईज खत्म होने से पहले जल्दी एक्ट करना था। जब मिंग ने डायरेक्टर के को पहले से ही चेतावनी दी थी कि लाई के आसपास अपने लोगों को ऑर्डर देने के बारे में न सोचें, तो मोटे आदमी ने पुआन से पूछा कि दोनों डिपार्टमेंट हेड्स एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, लेकिन वो ऊंचाई से इतना डरता था कि वे जल्दी जवाब नहीं दे सके। जब वे लैंडिंग के बाद लोकेशन पर पहुंचे तो डायरेक्टर के ने लोगों को बड़े करीने से लाइन में खड़ा कर दिया ताकि वे पर्सन इंचार्ज से मिलने के लिए आगे बढ़ सके। डायरेक्टर क्यायू ने उनसे इंटरफ्रेंस से बचने के लिए लोगों को दूर रखने का रिक्वेस्ट किया। जब मिंग अपने नेम के अनुरूप हाथ मिलाने और ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा तो वो मायन भी पास में ही स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। आर्कियोलॉजी टीम द्वारा छोड़ी गई इंफॉर्मेशन की इंस्पेक्शन के बाद उन्हें रूइंस स्ट्रक्चर के बारे में सामान्य समझ थी। तब डायरेक्टर क्यायू चाहते थे कि ब्यो यहाँ लोगों को कंट्रोल करे और किसी को भी उसके साथ इंटरफेयर करने के लिए नीचे न जाने दे। अगर कल सुबह तक उसने लीड किए लोगों को वापस नहीं किया तो मिंग शेष लोगों को ऑर्डर देगा। मिंग ने तब सिग्नल कवरेज की व्यवस्था करने के लिए बायू को भी बुलाया ताकि डायरेक्टर के को उस रात वहां बरी न करना पड़े। मोटा आदमी लाई से शॉक था कि डिपार्टमेंट 2 के लोगों से अभी भी कोई न्यूज क्यों नहीं थी। लाई का मानना था कि डिपार्टमेंट हेड बिना योग्यता वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसके जैसे कावर्ड्स को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मोटे आदमी ने बताया कि वे दोनों पहले भी लाइफ एंड डेथ की स्थितियों से गुजर चुके थे। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें अब से वास्तव में इस तरह से लाइव करना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना यूजलेस था, इसलिए दोनों आधी रात को जल्दी सो गए। लाई ने अचानक हर्ड ऑफ गोट्स को पास से गुजरते देखा। उसने एक गोट का पीछा किया और मोटे आदमी ने लाई के आधी रात को जाने का पता लगाकर अपना कोट पकड़ा और बो का भी पीछा किया। उसने दोनों को अपने टेंट से निकलते हुए देखा। मोटे आदमी ने लाई को पकड़ लिया और पूछा कि वो आधी रात को यहाँ क्या कर रहा था। जब लाई ने गोट का जिक्र किया तो मोटे आदमी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि डेजर्ट में गोट्स नहीं होनी चाहिए। लाई ने फिर गोट को नहीं देखा और सोचा कि शायद वो कुछ देख रहा था। जैसे ही वे जाने वाले थे, वे अचानक स्वैम्प में गिर गए। लाई ने उभरी हुई रॉक्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे टूट गई, जिससे वो नीचे गिर गया। लाई फॉर्चुनेटली गिरने से बच गया। गिरती रॉक और पास में एक गोट स्केल्टन मिला। फिर मोटे आदमी के पास दौड़ा उसे जगाने के लिए। जब पुकारने से काम नहीं चला, लाई ने उसे जगाने के लिए जोर से स्लैप मारा। मोटे आदमी ने पूछा कि क्या लाई ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन लाई हेल्पलेस था क्योंकि जगह बहुत खराब थी और रॉक्स वजन सहन करने के लिए बहुत ढीली थी। मोटे आदमी ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए उन्हें हार माननी पड़ी। लाई ने अचानक मोटे आदमी के सिर पर एक क्रीचर को खड़ा देखा और अपनी गन उस पर तान दी और उसे स्टेडी रहने के लिए कहा। मोटा आदमी इस क्रीचर को नहीं देख सकता था, इसलिए उसने लाई से ऐसा न करने के लिए कहा, गोली मारो। लेकिन क्रीचर आगे की ओर लीप किया, लाइन पर चढ़ गया और उसके हाथ को बाइट लिया। फिर गन ली और उन दोनों पर तान दी। लाई ने इशारा किया और एक फैट मैन के साथ एक रॉक के पीछे छिप गया, लेकिन क्रीचर को गन चलाना नहीं आता था। अचानक एक स्टिक नीचे गिरी, जिससे उसने गन गिरा दी। गन ने कुछ बुलेट्स चलाई, जबकि क्रीचर पास की एक छोटी टनल से भाग गया। फिर बाँव प्रकट हुआ और उसने कहा कि उसे उन पर वॉच रखने के लिए नियुक्त किया गया था। वो देखना चाहती थी कि ये छोटी टनल कहाँ लीड कर रही है, इसलिए वो रेंगते हुए जांच करने के लिए अंदर गई। बाँव को एहसास हुआ कि यहाँ पत्थर के पिलर्स सामान्य नहीं थे। उसने उन्हें एक किंग द्वारा इस देश को भेंट किए गए डव के रूप में पहचाना, लेकिन इस देश के किंग ने एक बुरे रिलीजन की पूजा की और एक प्रोहिबिशन का कारण बना, जिससे पूरे देश को सैंड में दफन कर दिया गया। ये उस देश का स्थान होना चाहिए। फिर बाओ ने निरीक्षण करने के लिए एक 3D मॉडल बनाया, लेकिन फैट मैन चाहता था कि वे पहले कोई रास्ता खोजें। लाइन चाहती थी कि वो हरी न करे, क्योंकि जब मिंग निश्चित रूप से लोगों को उन्हें फाइन करने के लिए भेजेगा। अचानक बाओ ने कुछ खोज लिया और बताया। फैट मैन ने किसी भी चीज को छूने से मना किया, लेकिन उसने पहले ही पिलर पर एक बटन एक्टिवेट कर दिया था।
छत शेक करने लगी और गिरने वाली थी, जिससे लाइन को दौड़कर उन दोनों को दूर पुश करना पड़ा। अगली सुबह जब मिंग लाइन की तलाश में टेंट में आया तो दोनों जा चुके थे। बाओ भी गायब था। इसलिए जब मिंग को लोगों को आसपास की सर्च करनी पड़ी। इस बीच लाइन का समूह अभी भी रूइंस के नीचे सुरक्षित था, लेकिन बाओ को समझ में नहीं आया कि ब्यूरो चीफ ने दोनों को इस मामले में भाग लेने की अनुमति क्यों दी। दोनों में से कोई भी नियमित इन्वेस्टिगेटर के स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसने उन्हें बहुत ही परेशान करने वाले रवैये के साथ ट्रबल मेकर्स कहा। हालांकि लाइन को तब एहसास हुआ कि अगर वे यहाँ इंतजार करते रहे तो उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए उसने फैट मैन से इन पत्थर के पिलर्स को हटाने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि वो फिर से इंटरफियर करने से डरता था। अगर वे एक्शन नहीं करते तो वे मर जाते। इसलिए दोनों ने एक पत्थर के पिलर को दूर पुश किया, जिससे नीचे एक पोल कॉर्ड दिखाई दिया। लाइन ने रिस्क उठाया और इसे पुल करके फर्श में एक पाथ खोल दिया। लाइन ने देखा कि ये जगह गिरने वाली थी, इसलिए उसने दोनों को पहले नीचे जंप करने के लिए कहा, जबकि वो कॉर्ड को दरवाजा ओपन रखने के लिए खींचे रही। उसने स्लाइड से नीचे जंप करने से पहले दोनों के जाने का इंतजार किया। लाइन ने कल रात के क्रीचर को देखा, लेकिन जब वे स्लाइड से बाहर निकले तो वो गायब हो गया। फिर तीनों ने एक रास्ता अपनाया जो सीधे किंग्स टूम की ओर जाता था। चारों ओर देखने के बाद बाओ ने लाइन और फैट मैन से उस कॉफिन को ओपन करने के लिए कहा। उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। इसलिए बाओ जांच करने के लिए आया और देखा कि ये कॉफिन ब्रॉन्ज से बना था। उस समय के लोगों का मानना था कि अगर ब्रॉन्ज कॉफिन में बरी किया जाए तो आत्मा पास नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस किंग को किसी ने फंसाकर यहाँ रखा था। उसने तब सुझाव दिया कि उन्हें कॉफिन ओपन करने के लिए स्पेशल टूल्स की आवश्यकता है, लेकिन लाइन ने अपना नाइफ निकाला और उससे इसे ओपन करने की कोशिश करना चाहा। बाओ बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे कोशिश करने दी और लाइन वास्तव में कॉफिन लिड ओपन करने में सफल रही। उन्होंने पाया कि अंदर एक रैप बॉडी थी और जब बाओ ने इसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये किंग नहीं था, क्योंकि चेहरे की फीचर्स राजा से मेल नहीं खाती थी। इस बेरिड कंट्री के लोग फैट मैन फिर कॉफिन में इधर उधर सर्च करने लगा और अचानक एक होल से नीचे गिर गया। जब दोनों ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वहाँ नीचे काफी अंधेरा था और कुछ पेंटिंग्स थी। बाओ ने भी नीचे जाकर जांच करने का डिसीजन लिया, जबकि वो क्रीचर समूह की हरकतों को देखता रहा। जब मिंग इस बिंदु पर बहुत चिंतित था, इसलिए उसने सेक्शन 5 के प्रमुख को ये रिपोर्ट करने के लिए बुलाया कि डायरेक्टर के और लाइन से अभी भी कोई खबर नहीं मिली है। 3 का ग्रुप लापता हो गया था। डब्ल्यू में ने पास में बैठे हुए ये बात सुनी और जब सेक्शन 5 चीफ ने कहा कि वो ब्यूरो चीफ वू मायन को रिपोर्ट करेगा और एक्शन शुरू करेगा। इस बीच लाई का ग्रुप वास्तव में राजा की ग्रेव पर पहुंच गया था। वहां की पेंटिंग्स एक स्टोरी बताती है। इस देश के राजा की एक डॉटर थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। प्रिंसेस को पड़ोसी देश के एक यंग मैन से प्यार हो गया, इसलिए राजा ने अनिच्छा से उसका मैरिज कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही प्रिंसेस की मृत्यु हो गई अपने हस्बैंड फैमिली के हाथों, जिन्होंने फिर एक आर्मी का नेतृत्व कर उसके देश पर अटैक किया। राजा को निषिद्ध मैजिक का उपयोग करके एक काला टॉर्नेडो बनाना पड़ा और अपने एनिमीज के साथ मिलकर मरना पड़ा। इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये कॉफिन राजा का था, जबकि ऊपर वाला कॉफिन उस व्यक्ति का था जिसने प्रिंसेस को मारा था। राजा ने उस व्यक्ति से नफरत करते हुए उसे एक ब्रॉन्ज कॉफिन में दफना दिया। फिर उन्होंने देखा कि चित्रों में राजा का फेस हमेशा नीला रहता था, सिवाय उस पेंटिंग के जहां वह एक लैंप पकड़े हुए था और झुक रहा था। वहां कोई नीला रंग नहीं था। राजा का नीला रंग शायद उस दुष्ट रिलीजन के कारण था जिस पर वो विश्वास करता था। अचानक उन्होंने राजा के कॉफिन पर एक लैंप दिखाई दिया जो पहले नहीं था, और हाल ही में बनाई गई पेंटिंग में राजा के हाथ में लैंप गायब हो गया था। जब लाई कुछ करने वाला था, वो अचानक अनकॉन्शियस हो गया। फिर उसने देखा कि लैंप से नीला स्मोक निकल रहा है और वो स्मोक अचानक राजा में बदल गया। वो अपनी डॉटर लाई का बदला लेना चाहता था। उस आदमी ने अपनी गन्स चलाई, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए बाओ आगे बढ़ा और अपने स्टिक का उपयोग करके उसे दूर भगा दिया। जब उन्हें लगा कि ये ओवर हो गया है, राजा ने अचानक बायो को स्टैब कर दिया। फिर राजा ने मोटे आदमी की नेक पर वार किया और लाई से लड़ना जारी रखा। लाई ने अपना नाइफ पकड़ लिया और राजा के अटैक्स को चकमा देते हुए पीछे से चक्कर लगाया और उस पर अटैक किया, लेकिन उसके सभी अटैक्स बेकार थे। इस बीच बाओ और मोटा आदमी सुरक्षित थे। वू मायन ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें बताया कि लाई को उच्च स्तर के इल्यूजन का अनुभव हो रहा था। वो लगभग 1 घंटे तक अनकॉन्शियस रहा और बायो ने तब मोटे आदमी को बताया कि वुआन वास्तव में सेक्शन 6 का प्रमुख था। उसने उन्हें बताया कि हालांकि लाई को इल्यूजन का अनुभव हो रहा था, लेकिन सभी इंजरीज असली थी। फिर वुआन ने लाई की मदद करने के लिए खुद इल्यूजन में प्रवेश करने का डिसीजन किया। वो इल्यूजन में चला गया और लाई के सामने अपीयर हुआ। राजा को एक तरफ थ्रो दिया
और लाई को जल्दी से कैंडल बुझाने के लिए कहा। जब राजा महिला पर अटैक करने के लिए इधर उधर उड़ गया तो वो उसके द्वारा पकड़ा गया। लाई ने फिर लैंप को गिरा दिया और जाग गया। लाई बाद में मोटे आदमी से मिला और चीफ वू के बारे में सीखा। चीफ ने लाई के खराब स्किल्स की आलोचना की, जबकि लाई को एक वे याद आया कि वे वहां से कैसे एस्केप कर सकते हैं। इस बीच पूजन ने ब्यूरो चीफ को इन्फॉर्म किया कि जब मिंग भी रेलिक के पास गया था और उन्होंने सिग्नल से भूमिगत अवशेष का एक मैप अस्थायी रूप से प्राप्त किया था, जिसे बो ने लकीली वापस भेज दिया था। ब्यूरो चीफ ने पूजन को लोगों को मैप के आधार पर क्षेत्र की सराउंडिंग करने और एक्सकवेशन शुरू करने का ऑर्डर दिया। कुछ ही समय बाद कोई व्यक्ति पूजन को इन्फॉर्म करने आया कि सिग्नल्स प्राप्त हो रहे थे जो वेन मिंग से हो सकते थे और सिग्नल्स का स्थान केंद्रीय क्षेत्र में था। लाई ने तब ग्रुप को छिपे हुए पाथ के बारे में बताया जो उसने देखा था जब राजा स्मोक में बदल गया और भाग गया। उन्होंने बाद में एक छिपा हुआ डोर खोला, लेकिन अंदर एक और स्ट्रक्चर थी। बाओ को संदेह था कि पहले के इल्यूजन ने जानबूझकर इंफॉर्मेशन का रिवील किया। लाई ने सभी को इस दूसरे फॉर्मेशन में लुभाने के लिए वुआन को बताया कि ये 9 डेथ्स 1 लाइफ फॉर्मेशन था, जहां सभी पाथ्स में से केवल एक ही सर्वाइवल की ओर ले जाता था, जबकि अन्य 9 डेथ की ओर। इसे देखते हुए ऐसा लगता था कि कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए शायद फॉर्मेशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता था कि सही पाथ कौन सा था। वुआन ने कहा कि उनके पास फॉर्मेशन को सॉल्व करने का कोई वे नहीं था, इसलिए उन्होंने मोटे आदमी से कहा कि बस बेतरतीब ढंग से एक पाथ चुने। मोटा आदमी सिलेक्ट करने में कंफ्यूज था, इसलिए वो मायन ने इंसिस्ट किया कि वो एक वे चुने। उसने बीच का रास्ता चूज किया। जैसे ही वे कुछ दूर चले, उनके पीछे का पाथ कोलैप्स करने लगा। मोटा आदमी स्कैर्ड हो गया और उसने कहा कि अगर वे डाई हो गए तो उसे ब्लेम मत देना, लेकिन वो मायन को दोष देना कि उसने उसे वो रास्ता सिलेक्ट करने के लिए फोर्स किया। लेकिन जिस वे पर वे थे वो सेफ रहा और कुछ समय बाद कुछ नहीं हुआ। उनका रास्ता अचानक कोलैप्स हो गया, जिससे वे सभी नीचे गिर गए। हालांकि वे जंगल में गिर गए और सभी सेफ थे। वो मायन भी सरप्राइज था कि कोई इस तरह का 3 परत वाला इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। तब उन्होंने डायरेक्टर क्यू और मिंग की सर्च की। जब वे पानी के नीचे थे तो वे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए स्विम किए, लेकिन जब उन्होंने उन्हें ऊपर पुल किया तो मोटा आदमी कुछ सीवीड्स में फंस गया और फिर नीचे खींच लिया गया। लाई सीवीड्स को कट करने और मोटे आदमी को सेव करने के लिए नीचे स्विम किया। जब वे वापस किनारे पर पहुंचे तो मिंग द्वारा रिवाइव होने में सक्सेसफुल थे। मोटे आदमी ने पूछा कि वे दोनों वहां कैसे पहुंचे। मिंग ने कहा कि वो उन तीनों की सर्च करने गया था और अनएक्सपेक्टेडली पानी में डायरेक्टर क्यू से मिला, इसलिए वो उसे सेव करने गया, लेकिन सीवीड्स में फंस गया और अचानक नीचे गिर गया। डायरेक्टर क्यू जाग गया और स्वॉर्ड लेकर मिंग पर अटैक करने आया। मोटे आदमी ने सोचा कि डायरेक्टर क्यू स्कोर्स सेटल करना चाहता था। लाई ने उसके अटैक को रोकने की ट्राई की, लेकिन उसे पुश बैक कर दिया गया। उन्हें सस्पिशन हुआ कि डायरेक्टर क्यू हैल्यूसिनेशन से इन्फ्लुएंस था। फिर दोनों को डायरेक्टर क्यू को स्टॉप करना पड़ा। वुआन ने पानी में कुछ थ्रो किया, जिससे पानी में फ्लेम्स उठी। उसने कहा कि पानी ही वो एजेंट था जो हैल्यूसिनेशंस क्रिएट कर रहा था। डायरेक्टर क्यू अचानक उससे बाहर निकल आया। वो मायन ने कहा कि मकबरा में लैंप इस पानी से आया था। अचानक जिस क्रीचर ने लाई पर अटैक किया था वो पेड़ की ब्रांचेस में अपीयर हुआ। ग्रुप ने उस पर फायर किया, लेकिन वो बहुत फास्ट था। वुआन ने उसे दूर भगाने के लिए फायर थ्रो किया। फिर उसने उसे पास आने दिया और उसे डिफीट करने के लिए ड्रैगन की फ्लेम छोड़ी। ग्रुप हैल्यूसिनेशन से बच गया। मोटे आदमी ने सोचा कि वो मायन को पहले इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन वो मायन ने कहा कि अगर वे मोटे आदमी को जाने देते तो वे अपने सैलरीज का क्या करते। बाद में उन्हें मिसिंग पीपल मिले और ऐसा लग रहा था कि वे काई चैनल क्लोज होने के फेयर से स्ट्रगल कर रहे थे। पीयू ने भी डिगिंग की थी। उन्होंने पहले इंजर्ड लोगों को बाहर निकाला। मोटे आदमी ने कुछ वैल्यूएबल आइटम्स देखे और लेने की कोशिश की। उसे एक नेकलेस मिला और उसने पूछा कि क्या ये लाई का है। लाई ने सोचा कि ये किसी और का है, इसलिए वो इसे रिटर्न कर देगा। वू मायन ने नेकलेस पर सिंबल रिकॉग्नाइज किया और रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद टीम वापस लौटी। मोटे आदमी ने गलती से अपने क्लोथ्स में कुछ जेड स्टोन्स डिस्कवर किए। मिंग ने उन्हें इक्वली डिवाइड करने का डिसीजन लिया और वू मायन ने भी एक ले लिया। लाई से कहा कि इस केस के बाद एक सर्टेन एड्रेस पर मिले और किसी और को न बताएं। फिर बॉ आया और उसने पूछा कि वे क्या हाइड कर रहे थे और उन्हें सबमिट करने के लिए फोर्स किया। कुछ समय बाद बैक ऑफिस में जब मिंग ने मोटे आदमी और लाई को मिशन कंप्लीट होने के बाद ड्रिंक के लिए इनवाइट किया, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 1 की रेपुटेशन बढ़ाने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। सेक्शन 5 के हेड भी उनके साथ ड्रिंकिंग के लिए आए और कहा कि उन्हें बॉटल से ड्रिंक करना चाहिए, कप से नहीं। मिंग ने क्विकली पूरी बॉटल ड्रिंक कर ली और ड्रंक होकर कहा कि 2 नए एम्प्लॉइज असली स्टार्स थे। उसने एक बॉटल मोटे आदमी को दी, जिसने भी पूरी बॉटल ड्रिंक की
और कम अल्कोहल टॉलरेंस की वजह से अनकॉन्शियस हो गया। लाई ने लीव करने की कोशिश की, लेकिन उसे स्टॉप कर दिया गया और अगली मॉर्निंग उसे ड्रिंक के लिए फोर्स किया गया। लाई को रियलाइज हुआ कि उसे ट्रेनिंग मिली है। उसने मोटे आदमी को वेक यूपी किया, लेकिन पाया कि वह अनएक्सपेक्टेडली ब्लू हो गया था। लाई को उसे मेडिकल डिपार्टमेंट ले जाना पड़ा। रास्ते में वे उससे कोलाइड हो गए